वेलकम स्टूडेंट्स। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आज हम एंथोसिरोस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में जानते हैं। यह डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। डिवीज़न ब्रायोफाइटा को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक क्लास है एंथोसिरोटॉप्सिडा। एंथोसिरोटॉप्सिडा में केवल एक ही ऑर्डर आता है, एंथोसिरोटेल्स। एंथोसिरोटेल्स ऑर्डर के अंतर्गत 2 फैमिलीज आती है, एंथोसिरोटेसी और नोटोथाइलेसी। तो सबसे पहले हम एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। एंथोसिरोटॉप्सिडा क्लास के जो सदस्य हैं उनको सामान्यतः हॉर्नवॉर्ट कहा जाता है। इसके जो सदस्य हैं वो उनका जो गैमेटोफाइट है यह लोब्ड यानी पालीयुक्त, थैलस प्रकार का, सिंपल और बिना किसी द्विभाजी शाखन के होता है। इनके थैलस में किसी प्रकार की मिड रिब या मध्य शिरा नहीं पाई जाती। इनका पृष्ठाधार थैलस में इंटरनल विभेदन, इंटरनल डिफरेंशिएशन बहुत ही कम होता है, लेकिन इनमें आंतरिक कैविटीज़ पाई जाती है, इंटरनल कैविटीज़ पाई जाती है जिसके अंदर म्यूसिलेज भरा हुआ रहता है। और ये इंटरनल कैविटीज़ इनमें वेंट्रल सरफेस की तरफ स्लाइम पोर नामक छिद्र के द्वारा खुलते हैं और इन इंटरनल कैविटीज़ में ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टॉक पाया जाता है। इसके अलावा इनमें अपेंडेजेस जो है वो नहीं पाए जाते, यानी कि वेंट्रल स्केल इनमें एब्सेंट होते हैं। ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स भी इनमें एब्सेंट होते हैं। केवल इनमें सिंपल राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनका कैप्सूल युक्त जो स्पोरोफाइट होता है यह विशेष महत्व का होता है। इसका जो स्पोरोफाइट होता है वह केवल 2 ही भागों में बना हुआ होता है, फुट और कैप्सूल। यानी इनमें सीटा जो है वो एब्सेंट होता है, लेकिन उसके स्थान पर मेरिस्टेमेटिक जोन पाया जाता है। इनमें इनवॉल्यूकर नामक संरचना भी पाई जाती है और जो कैप्सूल का स्पुटन होता है वह ऊपर से नीचे की तरफ होता है। तो इस तरह से हमने एंथोसिरोटॉप्सिडा की कुछ कैरेक्टर्स पढ़ी है। एंथोसिरोटेल्स की जो कैरेक्टर्स है वो एंथोसिरोटॉप्सिडा के समान ही होगी, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल एक ही ऑर्डर आता है। इसके पश्चात हम एंथोसिरोस की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसका गैमेटोफाइट जो है स्मॉल होता है, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होता है और इसके अंदर जो है इस तरह से लोब्स पाई जाती है। इनमें कोई मिडरिब नहीं पाई जाती। इनके वेंट्रल सरफेस पर स्केल्स, ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स और म्यूसिलेज हेयर अनुपस्थित होते हैं। केवल इनमें क्या पाए जाएंगे, स्मूथ वॉल्ड यूनिसेलुलर राइजोइड्स पाए जाते हैं। इनकी एक विशेषता, इसमें नोस्टॉक कॉलोनीज का पाया जाना है। ये नोस्टॉक कॉलोनीज इनके वेंट्रल सरफेस पर ब्लूइश ग्रीन एरियाज़ के रूप में पहचानी जा सकती है। ये नोस्टॉक कॉलोनीज नोस्टॉक के अलावा म्यूसिलेज से भरी रहती है और वेंट्रल सरफेस की तरफ ये स्लाइम पोर नामक संरचना के द्वारा खुलती है। नेक्स्ट हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल होता है। किसी प्रकार की मिड रिब यानी मध्य में किसी प्रकार की मोटाई इसमें नहीं पाई जाती। टिश्यू डिफरेंशिएशन इनमें नहीं होता है
और पूरा कुछ थैलस है वह पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ होता है। मार्केंशिया में पाए जाने वाले एयर कंटेनिंग चैनल्स, एयर पोर्स भी इनमें अनुपस्थित होते हैं। इसके अलावा इनमें एपिडर्मिस का डिफरेंशिएशन भी नहीं होता है। केवल इनमें वेंट्रल सरफेस पर स्लाइम पोर्स पाए जाते हैं। ये स्लाइम पोर जो है 2 गार्ड सेल्स, जैसे कि आप इसको डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है यह इसके थैलस को शो कर रहा है, जिसमें हम म्यूसिलेज कैविटीज़ को देख पा रहे हैं। ये म्यूसिलेज कैविटीज़ जो है स्लाइम पोर के द्वारा खुलती है। तो देखिए ये स्लाइम पोर जो है, ये स्लाइम पोर जो है चारों तरफ से 2 गार्ड सेल से घिरा हुआ होता है। और ये जो म्यूसिलेज कैविटी होती है वो शाइजोजिनस होती है। शाइजोजिनस का मतलब कुछ सेल्स जो है उनके डिसइंटीग्रेशन से बनती है। और इन कॉलोनीज़ के अंदर आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में नोस्टॉक जो है पाया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर के बाद में हम इसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो एंथोसिरोस की अधिकतर स्पीसीज जो है मोनोइशियस होती है, लेकिन कुछ जो है डायोशियस भी पाई जाती है। मोनोइशियस स्पीसीज का मतलब है एक ही थैलस के ऊपर एंथेरेडिया और आर्किगोनिया दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं एंथेरेडिया की। एंथोसिरोस में पाए जाने वाले एंथेरेडिया एंडोजीनस होते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में ही नोट कीजिए, इसके एंथेरेडिया जो है एक चैम्बर के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे सी डायग्राम में आप देखेंगे एंथेरेडिया जो है एक चैम्बर के भीतर पाए जा रहे हैं। उस चैम्बर को एंथेरेडियल चैम्बर कहते हैं। इस एंथेरेडियल चैम्बर की जो रूफ है, यानी जो छत है इसकी, वह 2 कोशिका परत मोटी होती है। यानी इसकी जो रूफ है वह कोशिकाओं की 2 परतों से बनी हुई होती है। एक चैम्बर के अंदर एक एंथेरेडिया या एक से अधिक एंथेरेडिया पाए जा सकते हैं। एंथेरेडिया फुल्ली मैच्योर होने के बाद में कुछ ऑरेंज कलर के इसमें दिखाई देते हैं। अब हम इसके एंथेरेडिया के स्ट्रक्चर के बारे में जानें तो एंथेरेडिया के 2 भाग होते हैं। एक तो इसका स्टाक और दूसरा इसकी मेन बॉडी। इसकी जो स्टाक है वह मल्टीसेलुलर, शॉर्ट और लॉन्ग होती है। और इसकी एंथेरेडियल जो बॉडी होती है उसके अंदर 2 भाग पाए जाते हैं। बाहर जो है स्टेराइल जैकेट लेयर होती है। स्टेराइल जैकेट लेयर जो आपको इस तरह से ये दिखाई दे रही है। और इस जैकेट लेयर के भीतर इसमें एंड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। ये एंड्रोसाइट सेल्स जो है बाद में मेटामॉर्फोसिस होकर सिंगल स्पर्म या एंथरजूइड का फॉर्मेशन करते हैं। इसका एंथरजूइड जो है वह बाइफ्लैजिलेटेड होता है। दूसरी इसके एक विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि इसकी एंथेरेडिया की जो वॉल होती है उसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं। और ये प्लास्टिड जो है अपना कलर चेंज करते हैं। शुरुआत में जो एंथेरेडिया के प्लास्टिड होते हैं वे कलरलेस होते हैं, बाद में ग्रीन हो जाते हैं और अंत में रेड हो जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट के कारण इनके कलर में इस प्रकार के चेंजेस आते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि एंथोसिरोस के प्लास्टिड्स अपना रंग परिवर्तन करते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी आर्किगोनिया के बारे में। अगर हम इसकी बात करें तो इसका आर्किगोनिया जो है इसके थैलस में अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है। और अंदर की तरफ धंसे हुए होने के कारण इसमें किसी प्रकार की जैकेट या स्टेराइल जैकेट नहीं पाई जाती। एक टिपिकल आर्किगोनिया की तरह इसमें
एक वेंट्रल कैनाल सेल, एक एग सेल और 4 से लेकर 6 तक नेक कैनाल सेल्स पाई जाती है। चूँकि इसमें किसी प्रकार का स्टेराइल जैकेट नहीं पाया जाता, केवल इसमें जो है ऊपर की तरफ कुछ कवर सेल्स पाई जाती हैं। तो दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन यानी एंथेरिडिया और आर्किगोनिया में रिप्रोडक्टिव सेल्स के फॉर्मेशन के बाद में इसमें स्पोरोफाइटिक फेज का फॉर्मेशन होता है। यह स्पोरोफाइटिक फेज जाइगोट के एम्ब्रियो बनाने से लेकर बाद में उस एम्ब्रियो में और अधिक सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन होने के बाद में एक मैच्योर स्पोरोफाइटिक जेनरेशन के निर्मित होने तक यह चलती है। एंथोसिरोस का जो स्पोरोफाइट होता है वह अपने आधार पर एक इनवॉल्यूकर नामक संरचना के द्वारा घिरा हुआ रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, यह इसका कैप्सूल है और यह कैप्सूल एक इनवॉल्यूकर से घिरा हुआ होता है। इसका स्पोरोगोनियम के 2 कार्य होते हैं, एक तो स्पोर का फॉर्मेशन और स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद में इन स्पोर्स का डिस्पर्शन करना। तो इस तरह से इसके स्पोरोगोनियम को स्पोरोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि इसके 2 कार्य होते हैं, एक तो स्पोर्स का फॉर्मेशन और स्पोर का फॉर्मेशन होने के बाद में उसका डिस्पर्शन करना। तो अब हम इसके स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एंथोसिरोस का स्पोरोफाइट जो है काफ़ी विशेषताएं लिए हुए होता है। इसके 3 भाग होते हैं, कैप्सूल, इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक या विभाज्योतक जोन और फुट। इसमें सीटा जो है एब्सेंट होती है और यह इनवॉल्यूकर नामक संरचना के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इनवॉल्यूकर संरचना इसके गैमेटोफाइट से ही बनी हुई होती है और इसका कार्य जो है इसका सुरक्षा करना है। अब हम इसके कैप्सूल के बारे में और अधिक जानकारी करते हैं। तो जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, कैप्सूल जो है काफ़ी लंबा होता है, स्लेंडर यानी पतला होता है, सिलेंड्रिकल होता है और सीधा होता है। इसका कैप्सूल में स्पोर्स का जो फॉर्मेशन है, मैच्योरेशन है, वह एक साथ में नहीं होता है। सबसे पहले इसमें ऊपर के जो स्पोर्स होते हैं वो बनते हैं और उसके बाद में नीचे की तरफ स्पोर्स बनते हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ऊपर की तरफ इसमें स्पोर्स पाए जा रहे हैं और नीचे इसमें जो है स्पोर्स नहीं पाए जाकर केवल स्पोर मदर सेल्स पाई जाती हैं। इसका जो कैप्सूल होता है उसके सबसे बीच में एक कोल्यूमेला नामक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? कोल्यूमेला कहते हैं। पहले तो यह 4 वर्टिकल रोज से बनी होती है, लेकिन बाद में इसमें 16 वर्टिकल रोज भी पाई जाती है। यह एंडोथीशियम से बनती है। कोल्यूमेला का कार्य कैप्सूल को सपोर्ट करना है, इसके अलावा स्पोर्स के डिस्पर्शन में भी हेल्प करती है। इस कोल्यूमेला के चारों ओर एक द्विस्तरीय स्पोरोजिनस टिश्यू पाया जाता है। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण एम्फीथीशियम की आंतरिक परत से होता है। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। एंथोसिरोस में स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण एम्फीथीशियम की इनर लेयर से होता है और यह स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कोल्यूमेला के ऊपर एक गुंबद आकार संरचना बनाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, कोल्यूमेला पाया जा रहा है
और इस कोल्यूमेला के पैरेलल और ऊपर एपेक्स तक जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वह एक गुंबद आकार की संरचना बनाता है। द स्पोरोजिनस टिश्यू ओरिजिनेट इन द मेरिस्टेमेटिक जोन कोल्ड आर्कीस्पोरियम। इस स्पोरोजिनस टिश्यू का निर्माण आर्कीस्पोरियम से होता है और यह टिश्यू स्पोरोजिनस टिश्यू जो है बाद में स्पोर मदर सेल्स, स्पोर टेट्राड और उसके अंत में मियोस्पोर्स का निर्माण करती है। एंथोसिरोज में स्यूडो इलेटर्स पाए जाते हैं, इनमें इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। इसके सूडो इलेटर्स में स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती और इसी कारण से इनको इलेटर्स न कहकर स्यूडो इलेटर्स कहते हैं। ये सूडो इलेटर्स जो है वो 1 से लेकर 4 स्टेराइल कोशिकाओं के आपस में जुड़ने से बनते हैं। इसके बाद में हम इस कैप्सूल की वॉल के बारे में अगर बात करें तो यह 4 से लेकर 6 कोशिका मोटी होती है। सबसे बाहर की कोशिका भित्ति को एपिडर्मिस कहते हैं और इस एपिडर्मिस में इसमें स्टोमेटा भी पाए जाते हैं और एपिडर्मिस के भीतर की जो कोशिकाएं होती है उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो इस तरह से इसका कैप्सूल जो है वो फोटोसिंथेटिक होता है और इन एपिडर्मिस के अंदर वाली जो कोशिकाओं में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी पाए जाते हैं, इसलिए इसको वेंटिलेटेड फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके इंटरमीडिएट जोन के बारे में बात करते हैं। इंटरमीडिएट जोन जैसे कि आप इसके डायग्राम के यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कहते हैं। इस जगह की कोशिकाओं में लगातार विभाजन होता है। लगातार विभाजन होने के कारण कैप्सूल की लंबाई में भी वृद्धि होती जाती है। तो यह जो मेरिस्टेम होता है इस कैप्सूल के आधार पर नई कोशिकाओं को जोड़ता है। नई कोशिकाओं को जोड़ने के दौरान यह कोल्यूमेला भी बनाएगा और स्पोरोजिनस टिश्यू भी बनाएगा और कैप्सूल वॉल का भी फॉर्मेशन करेगा। फुट जो है इसका एंकरिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कैप्सूल को गैमेटोफाइट के अंदर स्थापित करने वाला स्ट्रक्चर होता है। लेकिन एक और विशेषता यहाँ पर इसके फुट की पाई जाती है कि इस फुट की जो सरफेस सेल यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये जो सरफेस सेल्स पाई जाती है इनमें कुछ राइजोइड लाइक आउटग्रोथ्स पाई जाती है और ये राइजोइड लाइक आउटग्रोथ्स कैप्सूल की वृद्धि के लिए फूड और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसको होस्टोरियम भी कहा जाता है। एंथोसिरोज में फुट और गैमेटोफाइटिक थैलस के बीच का जो स्थान होता है उसको प्लाजेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाजेंटा कहते हैं। और द सेल्स ऑन द गैमेटोफाइटिक साइड ऑफ द प्लाजेंटा आर कॉल्ड ट्रांसफर सेल्स। और इस प्लाजेंटा की गैमेटोफाइट के तरफ की जो कोशिकाएं होती हैं उनको ट्रांसफर सेल्स भी कहते हैं। तो इस तरह से हमने इस लेक्चर में एंथोसिरोज की गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। इसके बाद में अगले वीडियो लेक्चर में हम स्पोरोफाइट के एंथेरिडिया, आर्किगोनिया और अगले वीडियो लेक्चर में हम एंथोसिरोज में एंथेरिडिया, आर्किगोनिया और स्पोरोफाइट के डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे।